Hello everyone, welcome to Law Prep Judiciary. My name is Paridhi Srivastava and I hope you all are doing good. So आज का हमारा टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस डॉक्ट्रिन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो आज हम समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी होता क्या है. सो देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पढ़ने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम पहले आर्टिकल 13 समझें, क्योंकि आर्टिकल 13 में ही ये डॉक्ट्रिन के बारे में बात की गई है. जब हम आर्टिकल 13 के बारे में बात करते हैं, सो आर्टिकल 13 में दो इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2. अब हम देखते हैं सबसे पहले कि क्लॉज 1 क्या बोलता है एंड क्लॉज 2 क्या बोलता है. सी, अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1 इट सेज दैट all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provision ऑफ दिस पार्ट. ये कौन से पार्ट के बारे में बात की जा रही है? पार्ट 3, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जा रही है. शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड. सो ऐसे कोई भी लॉज जो कि इंडिया में इन्फोर्समेंट में हो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के पहले जो भी लॉज थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद, मतलब फंडामेंटल राइट्स के आने के बाद जो भी लॉज फंडामेंटल राइट्स से वॉयलेशन में होंगे या फिर इनकंसिस्टेंट होंगे वो सारे लॉज वॉइड होंगे. मतलब बेसिकली अगर कोई लॉ एग्जिस्ट करता था कमेंसमेंट से पहले और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया और कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ फंडामेंटल राइट्स आए हैं, तो जो भी ऐसे लॉज होंगे जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होंगे, ऐसे लॉज वॉइड होंगे. ये है फर्स्ट. सेकेंड पैराग्राफ ये बोलता है दैट स्टेट शैल नॉट, मतलब ये आगे की बारे में बात कर रहा है, ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है. इट सेज दैट द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रेजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट. अगेन कौन से पार्ट के बारे में बात हो रही है? पार्ट 3 के बारे में बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो रही है. एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रोवर्शन बी वॉइड. बेसिकली कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में हो. तो जो पैरा 1 और पैरा 2 है उसमें मेजर डिफरेंस क्या है? पैरा 1 बोलता है कि ऐसा कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो. एंड पैरा नंबर 2 बोल रहा है कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में हो. अब हम आगे देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का कंसेप्ट. नाउ सी, so according to doctrine of severability, when a part of a statute is inconsistent with the fundamental rights, only, okay, only that part will be separated and declared unconstitutional. Only that part will be separated and declared unconstitutional. The remaining part will be still valid. सो इसको हम बहुत एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर ये एक स्टैट्यूट है और अगर इस पूरे स्टैट्यूट का सिर्फ इतना सा जो पार्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में है, तो आप खुद एक बताइए कि ये पूरा का पूरा स्टैट्यू ही हमको वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए या फिर इसका सिर्फ ये पार्ट डिक्लेयर करना चाहिए वॉइड, राइट? तो हम जनरली क्या करेंगे, अगर ये पूरा स्टैट्यू है एंड ये पूरा स्टैट्यू का सिर्फ इतना सा पार्ट प्रॉब्लमेटिक है या फिर फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में है, तो हम सिर्फ इतने से पार्ट को हटाएंगे, हम ये पूरा स्टैट्यू को वैसी की वैसी प्रिवेल करेंगे. जनरली जो मेडिकल केसेस हैं उसमें भी यही होता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर इन्फेक्शन है बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो हम पूरी बॉडी को तो हम ऑपरेट नहीं करते हैं, सिर्फ जो पार्ट खराब होता है, जो पार्ट पे वर्क करना होता है, हम सिर्फ उस पर ऑपरेट करते हैं. सो सिमिलरली अगर कोई स्टैट्यू का एक छोटा सा पार्ट, एक कोई भी प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में है, तो सिर्फ और सिर्फ उस प्रोविजन को हटाया जाएगा उस स्टैट्यूट से और बाकी का जो स्टैट्यूट है वो एज इट इज वैलिड रहेगा. बट अगर हम दूसरे कंडीशन में ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये पूरा एक स्टैट्यूट है, इस पूरे स्टैट्यूट में से अगर आप ये समझ लीजिए कि जो छोटा सा पार्ट है, ठीक है, मान लीजिए ये पार्ट जो कि फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में है, ठीक है, ये एक ऐसा पार्ट है जो पूरे बाकी के स्टैट्यू को इफेक्ट कर रहा है. मतलब कि ये पूरा स्टैट्यू इस प्रोविजन के बिना चल ही नहीं सकता, या फिर ये पूरा स्टैट्यू का जो इंटेंट है, बेसिकली जो लेजिस्लेचर का जो इंटेंट था स्टैट्यू को बनाने का, वो पूरा ही इस प्रोविजन पे बेस्ड है. और अगर ये प्रोविजन हटाया गया तो फिर ये स्टैट्यू की कोई भी पर्पस नहीं बचेगा, स्टैट्यू की नीड नहीं बचेगी. अगर ये प्रोविजन इतना इंपॉर्टेंट है तो इन केसेस में जो पूरा का पूरा स्टैट्यू है इसको ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, फिर हम इसको अलग से नहीं करते हैं.
देखिए, सेवरेबिलिटी मतलब होता है, जो हम हिंदी में बोलते हैं पृथक्करण, मतलब कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना। तो इसीलिए हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में पूरे स्टैट्यू में से उस पार्ट को हटाते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है। बट अगर ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है या फिर ये पार्ट इतना बेसिक है कि उस पार्ट के बिना बाकी का स्टैट्यू सर्वाइव नहीं कर सकता, तो फिर ऐसे केसेस में पूरा का पूरा जो स्टैट्यू है, उस पूरे स्टैट्यू को हम वॉइड डिक्लेयर करेंगे और उस पूरी स्टैट्यू को हटाया जाएगा। अब हम देखते हैं, अब हम इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखिए, सो व्हेन अ पार्ट जो हमने ये पढ़ लिया है नाउ, हाउएवर द इनकंसिस्टेंट पार्ट इज द बेसिस ऑफ द होल स्टैट्यू, जो मैंने आपको बताया कि जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है वो पूरे ही स्टैट्यू का अगर बेसिस है, देन विदाउट विच द इफेक्ट कैन नॉट बी गिवन टू द लेजिस्लेचर्स इंटेंट। तो जिस पर्पज से लेजिस्लेचर ने उस लॉ को बनाया था, उसका इंटेंट, उसका पर्पस ही पूरा नहीं हो पाएगा, देन द होल स्टैट्यूट विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। तो फिर वो पूरा का पूरा स्टैट्यू को ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दिस इज एन इलस्ट्रेशन दैट फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है साइबर स्पेस को मैनेज करने के लिए, सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए, और उस लॉ को बनाने के बाद उसमें कोई एक ऐसा प्रोविजन है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इफेक्ट करता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो ऐसा प्रोविजन जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इफेक्ट कर रहा है, उस प्रोविजन को हटाया जाएगा। पूरे ही पूरे लॉ को वॉइड डिक्लेयर या फिर पूरे पूरे लॉ को रिपील नहीं कर दिया जाएगा। सो let us assume that an act has exclusively enacted to govern all the transactions and nexus with social media and cyberspace. Suppose one of its provision clearly intends to limit the scope or infringes the fundamental right to speech and expression guaranteed under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution. Now what the court will do? So basically हम यहाँ पे पूरे स्टैट्यू को void declare नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस पार्ट को हटाएंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रवेंशन में है. So doctrine of severability was devised to resolve this perplexity. By virtue of this doctrine, the court detaches the disputed provision from the statute which is constitutional. Okay, so हम basically क्या कर रहे हैं, एक statute के constitutional part को unconstitutional part से अलग कर रहे हैं. Okay, and stuck down the separated part alone which is inconsistent with the fundamental rights. Thereby the whole statute will not be declared void. अच्छा, आपने एक बहुत important landmark case के बारे में सुना होगा, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो इसमें IT एक्ट का सेक्शन 66A चैलेंज किया गया था, एंड पूरा का पूरा IT एक्ट को तो हमने हटा नहीं दिया था, हमने सिर्फ इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था. सो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का. Now, so this doctrine has its origin in England and was later adopted by the Indian judiciary. जो फर्स्ट टाइम जिस केस में इस डॉक्ट्रिन को यूज किया गया था वो ये केस था, नॉर्डनफेल वर्सेस मैक्सिम नॉर्डनफेल कंसर्न अम्यूनिशन कंपनी. ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है. जब भी हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये केस के बारे में हमेशा बात की जाती है, एंड दैट इज AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950. देखिए, इस केस में सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वाज चैलेंज्ड. अब क्योंकि सेक्शन 14 चैलेंज किया गया था, और ये सेक्शन 14 क्या था? सो बेसिकली सेक्शन 14 ये था कि कोई भी पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर जो भी अरेस्ट होता है उसको चैलेंज नहीं कर सकता. सो ये सेक्शन 14 का कहना था. इसी चीज़ को चैलेंज किया गया था, मतलब बेसिकली सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वाज चैलेंज्ड, एंड इट वाज सेड दैट इट वायलेट्स आर्टिकल 21 and article 19. So the disputed statute was the Preventive Detention Act, as I just said, and the petitioner invoked Article 13(1) and challenged that, claiming that it has infringed fundamental rights provided in Article 19 and Article 21. So it was said that the Section 14 of the Preventive Detention Act violates Article 21 and violates Article 19. So the court had not invalidated the entire statute. तो कोर्ट ने पूरा का पूरा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को ही उठा के इनवैलिडेट नहीं किया था, एंड इन्होंने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 14 को क्रैश कर दिया था, इस जो चैलेंज किया गया था, एंड अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. सो बाकी का जो पूरा प्रोविजन है और बाकी का जो पूरा एक्ट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया था. While adjudicating the matter in issue, the court observed that the impunged act minus this section will remain unaffected. So जो बाकी का पूरा लॉ है वो unaffected रहेगा. The omission of the section will not change the nature or structure of the subject of the legislation. मतलब बेसिकली जो सेक्शन 14 है उसको हटाने से जो बाकी का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है उसका नेचर या फिर उसका स्कोप या फिर उसका स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं होता है. Therefore, the other provision of the act will remain intact according to the doctrine of severability.
Now, this is another case, State of Bombay versus FN Balsara, 1951. So, इस case में Supreme Court held that it said that basically reaffirmed that declaring any provision of the act as void will not affect the operation of the other provision. So, किसी भी statute के किसी एक provision को void declare करने से बाकी के provision की validity effect नहीं होती है. Okay, and the very nature of this doctrine is invalidating the unconstitutional provision separable with keeping the remaining provision intact. So जो doctrine of severability है इसका purpose ये है कि जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है किसी भी प्रोविजन किसी भी स्टैट्यू का, हम उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट से अलग करें, सीवियर करें. एंड नॉट टू फॉरगेट कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि एक ऐसा प्रोविजन है जो कि उस एक्ट से अलग नहीं हो सकता, और अगर वो एक्ट उस एक्ट से उस प्रोविजन को अलग करने की कोशिश की तो वो पूरा एक्ट ही इनवैलिड हो जाएगा या फिर उस एक्ट का पर्पस हट जाएगा. तो इन सिचुएशन में फिर उस पूरे एक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया जाता है या फिर उस पूरे ही एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है. So that's all for today. I hope you liked the video. Thank you.